नमस्कार। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है टाटा मोटर्स का। जी, उनका पूरा का पूरा फ्यूचर प्लान, अगले 5-6 साल का रोड मैप। और ये कोई लीक हुई जानकारी नहीं है ना, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल। कंपनी ने खुद दुनिया के सामने रखा है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का अपना पूरा विजन। और इसे सिर्फ एक प्लान कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा दांव है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा दांव। इसमें हजारों करोड़ का निवेश है, भविष्य की गाड़ियों का जिक्र है और भारतीय बाजार पर अपनी बादशाहत कायम रखने की एक जबरदस्त रणनीति है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी दांव की परतों को खोलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कंपनी क्या करने जा रही है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस रास्ते में कौन सी दीवारें खड़ी हैं। और आखिर में हम उसे क्रूशियल बात पर आएंगे जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो टाटा मोटर्स की सफलता की चाबी हो सकती है। जी। शुरू करते हैं उस आंकड़े से जिसने सबका ध्यान खींचा है, एक बहुत बड़ा निवेश। हाँ, 16 से 18,000 करोड़ रुपए। और ये रकम फाइनेंशियल ईयर 2030 तक सिर्फ ईवी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाई जाएगी। 18,000 करोड़, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है भी, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इससे तो कई छोटी मोटी कार कंपनियां खरीदी जा सकती हैं। आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? क्या वो सिर्फ नई नई गाड़ियां बनाने वाले हैं? नहीं, यही तो इस प्लान की खूबसूरती है। ये 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ गाड़ियों पर नहीं लग रहे। अच्छा। कंपनी एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, गाड़ी बनाना एक बात है, लेकिन उसे सड़क पर बिना किसी चिंता के चलाना बिल्कुल दूसरी बात है। सही है। इसीलिए इस निवेश के पीछे दो मुख्य रणनीतियां हैं। पहली, जाहिर है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाना, और दूसरी, उन प्रोडक्ट्स को चलाने का भरोसा देना। चलाने का भरोसा, आपका मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से है? बिल्कुल। ये टाटा की सबसे बड़ी समझदारी है। वो जानते हैं कि भारत में ईवी की सबसे बड़ी रुकावट गाड़ी की कीमत या रेंज नहीं, बल्कि रेंज एंजाइटी है। हाँ, ये डर कि अगर शहर से बाहर निकले और बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा। एग्जैक्टली। इसलिए इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क बढ़ाने पर जाएगा। वो सिर्फ कार नहीं, बल्कि कार चलाने का भरोसा भी बेचना चाहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई ट्रेन कंपनी सिर्फ ट्रेन के डिब्बे ना बनाए, बल्कि पटरियां भी खुद बिछाए। वाह। तो इस निवेश का सबसे बड़ा सबूत होंगी वो गाड़ियां जो इन पटरियों पर दौड़ेंगी। और सुनने में आया है कि लाइन में कुछ बहुत रोमांचक नाम है। हाँ, और उस लाइन में सबसे आगे जो नाम है वो कई लोगों के लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक याद है। टाटा सिएरा। सिएरा? जी। 2026 की शुरुआत में इसकी वापसी हो सकती है। और ये कोई साधारण वापसी नहीं होगी, ये एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी। वाह, वो 3 दरवाजों वाली आइकॉनिक एसयूवी, उसके वापसी की खबर ही अपने आप में बहुत बड़ी है। और इसके अलावा सिएरा के बाद हमें टाटा की एक और महत्वाकांक्षी गाड़ी देखने को मिलेगी, अविन्या। ये भी 2026 के अंत तक आ सकती है। अविन्या की खास बात यह है कि ये किसी मौजूदा पेट्रोल गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, बल्कि इसे शुरू से ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर डिजाइन किया गया है। अच्छा, जिसे बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म कहते हैं। बिल्कुल। इसके बाद 2027 में शायद अविन्या एक्स और 2 और नए मॉडल्स आएंगे। मतलब कुल मिलाकर 2030 तक 5 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो एक तरफ सिएरा है जो अतीत की मजबूत विरासत पर खड़ी है, और दूसरी तरफ अविन्या है जो भविष्य की तकनीक की बात कर रही है। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, हर तरह के ग्राहक को अपनी तरफ खींचने की। एकदम सही। और इन गाड़ियों के दम पर ही वो अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, बाजार पर कब्जा। हाँ, और यहीं पर मुझे एक बहुत ही अजीब बात नजर आई। दस्तावेज कहता है कि उनका लक्ष्य 2030 तक ईवी बाजार में 45 से 50% हिस्सेदारी हासिल करना है। जी। लेकिन उनका मौजूदा मार्केट शेयर तो पहले से ही करीब 53% है। तो क्या वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर गिरेगा? एक लीडर के तौर पर अपना टारगेट कम रखना, ये निवेशकों को एक कमजोर संकेत नहीं देता? आपका सवाल बहुत जायज है और पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो ये टाटा का डर नहीं, बल्कि उनकी व्यावहारिकता को दिखाता है। व्यावहारिकता कैसे? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में उनका मार्केट शेयर 84% था। 84%? जी। तब तो वो बाजार के राजा थे। वो राजा इसलिए थे क्योंकि तब मैदान में कोई और खिलाड़ी था ही नहीं। टाटा ने ईवी पर तब दांव लगाया जब बाकी सब शायद मजाक उड़ा रहे थे। सही बात है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब केक बहुत बड़ा हो गया है और उसे खाने वाले भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। मतलब कंपटीशन बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां अपनी पूरी ताकत से उतर चुकी हैं।
और असली खतरा तो चीनी ब्रांड से है। तो इसका मतलब 84% से 53% पर आना गिरावट जरूर है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। उस दौर में अगर 100 गाड़ियां बिकती थीं तो 84 टाटा की होती थी। आज 1000 गाड़ियां बिक रही हैं और उसमें से 530 टाटा की हैं, तो संख्या के हिसाब से वो बहुत आगे हैं। अच्छा, ये बात है। ऐसे में जब बाजार में MG, BYD, वोल्वो और महिंद्रा जैसे बड़े खिलाड़ी आ चुके हों, तब भी 2030 तक 45-50% हिस्सेदारी बनाए रखना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मतलब ये दिखाता है कि वो सिर्फ पहले आने वाले नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले खिलाड़ी बनना चाहते हैं। Exactly. ठीक है, अब समझ में आया। तो ये लक्ष्य असल में अपनी जमीन बचाने की लड़ाई है, न कि पीछे हटने का संकेत। आपने कंपटीशन का जिक्र किया, तो चलिए इन चुनौतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये चीनी ब्रांड्स का खतरा कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है और शायद टाटा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी यही है। देखिए, महिंद्रा से मुकाबला तो एक बराबरी का खेल है। दोनों की ताकत और कमजोरियां एक जैसी हैं। लेकिन चीनी ब्रांड्स बिल्कुल अलग हैं। MG, BYD और वोल्वो जो अब चीनी स्वामित्व में हैं, इन सब ने मिलकर भारतीय EV बाजार का लगभग 1/3 हिस्सा पहले ही हासिल कर लिया। 1/3? ये तो बहुत ज्यादा है जी। जब हम चीनी ब्रांड्स की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि वो सिर्फ सस्ती गाड़ियां बनाते हैं। हाँ। लेकिन BYD या वोल्वो तो प्रीमियम सेगमेंट में है। तो क्या खतरा सिर्फ कीमत का है या टेक्नोलॉजी का भी? ये खतरा दोनों मोर्चों पर है। MG जैसी कंपनियां कम कीमत में इतने फीचर्स दे देती हैं जिनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। सही है। वहीं दूसरी तरफ BYD है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनियों में से एक है। उनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी को बहुत सुरक्षित और एडवांस्ड माना जाता है। तो वो सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि कोर टेक्नोलॉजी भी साथ ला रहे हैं। मतलब ये एक बहुआयामी चुनौती है। मुकाबला सिर्फ शोरूम में नहीं, बल्कि रिसर्च लैब्स में भी हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चुनौती तो वही होगी जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, और ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, ये EV क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी है। ये रेंज एंजाइटी वाली बात अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये असलियत है। हाँ। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में EV खरीदी और वो दिल्ली से जयपुर जाने का प्लान बना रहे थे। सब कुछ तय था, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी पुरानी पेट्रोल कार निकाली। अरे क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हाईवे पर चार्जिंग पॉइंट खोजने और फिर वहां इंतजार करने की टेंशन नहीं लेनी थी। जब तक ये डर खत्म नहीं होता, EV शहरों की गाड़ी ही बनी रहेगी। और इसीलिए टाटा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि लोगों को ये भरोसा हो कि उनकी गाड़ी रास्ते में कहीं खड़ी नहीं होगी। जी। कंपटीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझ में आता है, ये कंपनी के हाथ में है। लेकिन क्या कोई ऐसा बाहरी फैक्टर भी है जिस पे टाटा का कोई कंट्रोल नहीं है और जो इस पूरे प्लान को पटरी से उतार सकता है? एक बहुत बड़ा फैक्टर है सरकारी नीतियां। अच्छा। अभी तो सरकार का पूरा समर्थन है। सरकार का खुद का लक्ष्य है कि 2030 तक बिकने वाली कुल गाड़ियों में से 30% इलेक्ट्रिक हों। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, चार्जिंग इंफ्रा पर काम हो रहा है। जब तक सरकार का ये समर्थन मिलता रहेगा तब तक तो सब ठीक है। लेकिन अगर भविष्य में सरकार की प्राथमिकताएं बदलती हैं या नीतियां बदलती हैं, तो EV की पूरी इकोनॉमिक्स गड़बड़ा सकती है। मतलब ये एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिस पर किसी कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल। तो कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी, ये 3 बड़ी बाधाएं हैं। हमने प्लान की बात की, आने वाली गाड़ियों की बात की और चुनौतियों को भी समझा। जी। ये सब भारत के बाजार की कहानी है। जी। लेकिन इन दस्तावेजों में एक हिस्सा ऐसा है जो भारत से हजारों मील दूर का है, और शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और सबसे जरूरी हिस्सा है। जैग्वार लैंड रोवर यानी JLR। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो बात है जो अक्सर बड़े बड़े विश्लेषणों में भी नजरअंदाज हो जाती है। सच में? हाँ, जब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नेक्सन, पंच, हैरियर या उनकी EV गाड़ियां आती हैं। हाँ। हमें लगता है कि कंपनी की कमाई इन्हीं से होती है। हाँ। जाहिर है, लेकिन ये सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर पूरा सच क्या है? सच ये है कि टाटा मोटर्स की कुल कमाई का लगभग 87% हिस्सा JLR से आता है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 87%? जी, 87%। इसका मतलब भारत का पूरा पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जिसमें सारी EV गाड़ियां और इतनी बड़ी योजनाएं शामिल हैं, वो कंपनी की कुल कमाई में सिर्फ 13% का योगदान देता है। ठीक समझे। और अब इस नजरिए से पूरी कहानी को देखिए। ये तो चौंकाने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर टाटा मोटर्स के शेयर को या कंपनी के बिजनेस को सच में एक जबरदस्त वापसी करनी है, तो सिर्फ भारत में 5 नई EV कारें लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा।
मतलब JLR का बिजनेस सुधरना बेहद बेहद जरूरी है। एग्जैक्टली भारत का बिजनेस कितना भी अच्छा कर ले, अगर 87% वाला हिस्सा कमजोर रहेगा तो पूरी कंपनी की नाव डगमगाती रहेगी। और JLR पिछले कुछ समय से मुश्किलों से गुजर भी रहा है ना। मैंने उनकी रीब्रांडिंग के बारे में पढ़ा था, जिसे लेकर ज्यादा अच्छा फीडबैक नहीं आया। हाँ, सिर्फ रीब्रांडिंग ही नहीं, उनकी कुछ नई गाड़ियों को बाजार में उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली, और तो और उन्हें साइबर अटैक जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है। ओहो, जिसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। JLR के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। उनका मुनाफा लगातार दबाव में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में नेक्सॉन EV के रिकॉर्ड बिक्री की खबर जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये खबर है कि लंदन या न्यूयॉर्क में नई रेंज रोवर कैसी बिक रही है। बिल्कुल। असली कमबैक तभी माना जाएगा जब JLR कोई ऐसी शानदार गाड़ी लॉन्च करे जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाए और उसकी जबरदस्त बिक्री हो। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भारत का EV प्लान अपनी जगह बहुत मजबूत और आक्रामक है, लेकिन कंपनी की किस्मत की डोर JLR के प्रदर्शन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, टाटा मोटर्स के पास भारत के लिए एक ठोस योजना है। बड़ा निवेश, रोमांचक गाड़ियां और बाजार पर पकड़ बनाए रखने का इरादा। लेकिन इस रास्ते में कंपटीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की खाइयां हैं। और इन सब से ऊपर कंपनी की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रिटेन में बैठा उनका लग्जरी ब्रांड JLR कैसा प्रदर्शन करता है। बिल्कुल, कंपनी ने अपना इरादा और योजना तो साफ कर दी है, लेकिन अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वे इसे लागू कैसे करते हैं। हाँ, वो 5 नई गाड़ियां बाजार में कैसा प्रदर्शन करती हैं, क्या वो चीनी ब्रांड्स के टेक्नोलॉजिकल तूफान का सामना कर पाती हैं, और सबसे जरूरी, क्या वे JLR को फिर से मुनाफे की पटरी पर ला पाते हैं। बिल्कुल, यही उनकी सफलता की कहानी लिखेगा। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी कहानी है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है, जो सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। हाँ, और वो सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहेंगे। सरकार का 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य टाटा जैसी भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है कि अगर हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी चुनौतियों को तेजी से हल नहीं कर पाए, तो क्या ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारतीय कंपनियों को मजबूत करने के बजाय विदेशी ब्रांड्स के लिए दरवाजा खोल देगा? खासकर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले चीनी ब्रांड्स के लिए भारतीय बाजार पर हावी होने का एक खुला दरवाजा। इस पर विचार जरूर कीजिए।